एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से एक पिक्चर आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके बाद एक नैरेटिव वासेपुर के लिए गढ़ा गया था। इसके इतर जब यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर काम शुरू हुआ तो जो कुछ सामने आया आप उससे वाकिफ जरूर होंगे। इस क्षेत्र ने कई आईएएस और आईपीएस दिए तो कई लोगों ने मजिस्ट्रेट और जज की नौकरी भी इसी क्षेत्र से करते हुए नजर आए, यानी उनकी सेवाओं का यानी उन परीक्षाओं को क्रैक किया। और लगातार जो कुछ सामने आया, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो या फिर जज का क्षेत्र हो, यानी न्यायाधीशों का जो क्षेत्र है, तमाम क्षेत्रों डॉक्टर इंजीनियर का एक बड़ी फहरिस्त वासेपुर से जुड़ता चला गया। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस बात को लेकर मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि इस समाज की महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, इस समाज की महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहता है मुस्लिम समाज। और इस बीच जब आप टटोलते चले जाइए तो एक बड़ी फेरिस्त तो पढ़ाई के मामले पे आज वासेपुर का पूरा क्षेत्र जरूर है। और जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, एक छोटी सी गली, आप देख लीजिए, इस गली के सामने से गुजरते हुए रास्ते हैं, इस रास्ते को आप देख लीजिए कि छोटी सी गली में, और जब इस छोटी सी गली में एक लड़की ने जिस तरह से बीपीएससी कंप्लीट की नाज मजीद को लेकर, जी हाँ, जो कल का रिजल्ट आया उस रिजल्ट को देखने के बाद यह एहसास होता हुआ चला गया कि जिस बात को लेकर पूरे समाज में को कटघरे में खड़ा किया जाता है, सच्चाई वह बिल्कुल नहीं है। आज एजुकेशन हर लोगों की एक पहचान बन गई है। तमाम लोग अपने बच्चियों को, अपनी महिलाओं को आगे आने के लिए तमाम तरह के मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जब नाज मजीद ने बीपीएससी कंप्लीट कर ली तो समझा जा सकता है कि किन मशक्कतों के साथ और किन कठिनाइयों के साथ उन्होंने इस सेवा को क्रैक किया है। बड़ा महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी गली, आप देख सकते हैं इस गली को, छोटी सी गली में रहने वाले नाज मजीद जो है, उन्होंने जिस तरह से एक नया आयाम गढ़ने की कोशिश की इस क्षेत्रों को, जिस क्षेत्र में बैंक लोन देना नहीं चाहती है, जिस क्षेत्रों की पहचान को लेकर कई तरह के कयास है, हालांकि सच्चाई कुछ इतर है, लेकिन जो नैरेटिव गढ़ा गया है और जो समझा गया, आज टटोल लीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण है समाज किस तरह आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम समाज की महिला किस कदर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज मिलिएगा तो बात साफ होता हुआ चला जाएगा। हर एक सवाल का जवाब नाज मजीद देने का काम जरूर किया है। देख लीजिए और समझ लीजिए, और यह भी समझ लीजिए कि उनके पिता क्या कहते हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए जिस तरह से सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले रियासत हुसैन साहब की बात कर लिया जाए, जो लगातार ऐसे लोगों को हौसला अफजाई करते हैं और तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो कई डॉक्टर लोगों ने भी इसमें हौसला अफजाई के लिए सामने आए, कई डॉक्टर सामने आए, और जिस तरह से रियासत हुसैन साहब ने इस इवेंट को इवेंट बनाने की कोशिश किया, जरूर और जरूर रियासत हुसैन के लिए एक बधाई तो जरूर बनता है। तो चलिए, बधाई के साथ साथ पहले जान लीजिए नाज मजीद को जो, और उनके इंटरव्यू को सुन लीजिए और समझते चले जाइए कि क्या कहानी है और क्या सच्चाई है। रियासत भाई आप ये लीजिए रियासत भाई। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा को कंप्लीट किया है। मैंने 69th बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 198 रैंक लाकर रेवेन्यू ऑफिसर में मैं पोस्टेड हुई हूँ। और ये अच्छा लग रहा है मुझे कि सिविल सर्विसेज जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिनका नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं कि यार इनकी तैयारी बहुत लंबी होती है और बहुत कठिन परीक्षा होती है, तो मैंने उस एग्ज़ाम को आखिरकार मैंने कंप्लीट किया। ये मुझे अच्छा लग रहा है। कितनी बार अटेम्प्ट किए थे कि आपको उसकी सफलता मिली? हाँ, ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट थी। 2 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचकर लास्ट स्टेज में मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं रहता था, पर मैं हिम्मत नहीं हारा मैंने, और 3rd में ये मेरा सिलेक्शन हुआ।
क्या मतलब है कि सेल्फ स्टडी किए थे या किसी कोचिंग सेंटर का सहारा लेना पड़ा था? बेसिकली मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। मैं हमदर्द स्टडी सर्कल दिल्ली में मैं स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पर मुझे माहौल मिला, वहाँ पर जितने यूपीएससी की तैयारी करते हैं छात्र छात्राएं, ज़्यादातर आईएएस आईपीएस रहते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। तो मैंने अपनी सीनियर्स लोगों से काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरह से प्रीलिम्स का अप्रोच होना चाहिए या इंटरव्यू का अप्रोच किस तरह से होना चाहिए। तो बेसिकली जो वहाँ पर मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और एज अ बेस लेवल पर मेरे फादर हैं जो खुद एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं झारखंड एजुकेशन सर्विस में। तो ये बेस मुझे अपने पापा से मिला, मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा ही हैं। स्कूली शिक्षा वगैरह मैडम कहाँ से हुआ था आपका? स्कूली शिक्षा मैंने अपनी 1 to 10th इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग भूली धनबाद से की है। 10th क्लास में मैं टॉपर रही थी, मेरी 10 CGPA आई थी। और उसके बाद मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से 11th और 12th किया था। उसमें भी मेरी परसेंटेज 81% थी। मैंने फिर डिसाइड किया कि अब आगे मुझे क्या करना है। मैंने फिर सोचा कि अगर मैं इंजीनियरिंग एज अ करियर परस्यू करती हूँ तो वो लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिशियल नहीं लग रहा था एज अ वुमेन और एज अ मेरा जो ड्रीम जॉब था सिविल सर्विसेज का। तो मैंने आर्ट्स, ये बहुत चैलेंजिंग काम मैंने किया, मैंने हिस्ट्री लिया। सबको लगा कि आर्ट्स लिया है, क्यों आर्ट्स लिया है, पर वो मुझे पता था मैंने हिस्ट्री क्यों लिया है, क्योंकि एक तो मेरे पापा का भी जो सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल था वो भी हिस्ट्री ही था। तो मुझे लगा कि हिस्ट्री लूँगी तो सिविल सर्विसेज के लिए मैं भी हिस्ट्री ऑप्शनल रखूँगी। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री 3 साल मेरे पापा ने ही मुझे पढ़ाई है। आरएसपी कॉलेज झरिया से मैंने हिस्ट्री पढ़ी और फिर मैं दिल्ली चली गई, वहाँ पे मैंने फिर सिविल अच्छा सर्विसेज। अच्छा मैडम, एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों में महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें एजुकेशन का जो स्टेटस है वो बहुत लो है। तो क्या लग रहा है कि आप उसको चुनौती देते हुए नजर आए और किन किन कठिनाइयों से आपको सामना करना पड़ा, जरा उनको भी आप बता दें। इस्लाम एज अ रिलीजन में कभी ये बात नहीं बोली गई कि विमेन को तालीम नहीं देनी चाहिए। इस्लाम में तो बोला गया है कि महिलाओं को तालीम देनी चाहिए, पर ये जो सोसाइटी हम देखते हैं तो ये अपने से एक आर्टिफिशियल इन्होंने बना के रखा है कि विमेन को घर से बाहर निकालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ों से अलग होकर एज अ सोसाइटी को ये चीज़ सोचना चाहिए कि विमेन अगर पढ़ेगी तो पूरा घर पढ़ेगा। तो विमेन पे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेन। तो मुझे तो लगता है कि विमेन को पढ़ाना चाहिए। और हमारे समाज की अगर महिलाएं, खासकर जो मुस्लिम समाज है जो ऑलरेडी पिछड़ा वर्ग कहलाता है, भारत में माइनॉरिटी भी है, अगर फीमेल आगे बढ़ती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस बनती हैं, तो हमारा पूरा सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। प्रारंभिक और मेंस में जो चुनौती क्या देखने को मिला आपको? हाँ, प्रीलिम्स बेसिकली जो बिहार का भी पैटर्न चेंज हुआ है तो वो यूपीएससी लेवल का हो चुका है। तो अब वो बात नहीं रही है कि हम बुक से क्वेश्चन रट लें और एग्ज़ाम में दे दें। तो वो एक एनालिटिकल माइंडसेट होता है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप किस तरह से चीज़ें सोच पा रहे हैं, आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी है या नहीं। मेंस में हम देख रहे हैं कि 3 घंटे में यूपीएससी के ही जैसा 20 क्वेश्चन लिखना पड़ता है और एट अ टाइम क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपके करंट अफेयर्स में चल रहे हैं। जैसे कि पॉलिटी से हम लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या स्टेटमेंट है, या इलेक्शन में क्या चीज़ें चल रही हैं, या ज्योग्राफी में मानसून किस तरह से ख़राब हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें डेली नोट्स बनानी पड़ती हैं और बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो फिर मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू राउंड में मतलब कोई ऐसा दिलचस्प सवाल जिसे आपने बताया हो या फिर नहीं बता पाए? हाँ, इंटरव्यू मेरी इस साल की काफ़ी दिलचस्प रही, मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने सबसे पहले, मेरी हॉबी पेंटिंग है, तो जो मेरे चेयरमैन थी उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि फीमेल को ज़्यादा पेंट कलर के बारे में पता होता है, मेल को पता नहीं होता है। तो मैम ने मुझसे बोला ऐसे कॉमेडी में कि जैसे मेरे पापा है तो उन्हें भी पता, वो स्काई ब्लू को वाइट बोल देते हैं। तो मैंने बोला हाँ मैम, मेरे भी पापा है, कभी पिंक को भी रेड बोल देते हैं, रेड को भी ग्रीन बोल देते हैं। फिर उन्होंने दूसरा पूछा अच्छा बताओ पेशेंस ज़्यादा किस में होता है, महिला में होता है या पुरुष में। तो मैंने बोला कि मैम पेशेंस तो ज़्यादा महिला में होता है, क्योंकि एज अ महिला हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम बर्दाश्त करो, तुम सहो, तो वो एक इनबिल्ट पेशेंस आ जाता है। तो
काफ़ी इम्प्रेस हुए थे मेरे इस आंसर से। मैडम, पांडरपाला के बारे में बताता कि बड़ा पिछड़ा इलाका है, लोन भी देने में बैंक बड़ा आनाकानी करता है, और जिस क्षेत्र से आप आते हैं जो उन्होंने क्रैक किया है, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या बाधाएं थी इसमें, बाधाएं क्या थी आपको इसकी? अ, मेरे ऐसा बाधा में मुझे फैमिली से तो प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस मेरी अच्छी है। पर एज अ सोसाइटी अगर देखा जाए, जैसे मैं 5 साल 2020 से मैं तैयारी कर रही हूँ, तो आस पड़ोस के लोग, अगर मेरे मम्मी पापा को भी, क्या कर रही है आपकी बेटी, इतने दिन से बाहर रह रही है, तो एक माइंडसेट होता है ना कि अगर बेटी कुछ अच्छा कर रही है, बाहर पढ़ाई कर रही है, तो उसको इनकरेज ना करने के बजाय और मतलब आप पुल कर रहे हो। जिसे मतलब कहने का मतलब, पड़ोस में कुछ लोग आपको इस तरह का कमेंट्स पास कर रहे थे कि हाँ। आपकी मम्मी या पापा को कमेंट्स कर रहे थे कि आपका बच्ची क्या कर रही थी, हाँ, तो नहीं। आपके पापा मम्मी क्या जवाब दे रहे थे, जरा उसको भी आप दर्शकों इसमें को बता मैं देते अपने हैं। मम्मी पापा का बहुत क्रेडिट मैं दूंगी, उन्होंने फुल पेशेंस के साथ मुस्कुरा कर सभी को जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी बच्ची तैयारी कर रही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैं अपनी मम्मी की बहुत बड़ी ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने सपनों को लेकर अभी भी दुविधा में है या फिर किसी डर में है? हाँ, सपनों को रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, तभी लोग अपना सपने अचीव। अगर पहले से ही हम डर जाएं कि ये एग्ज़ाम तो बहुत टफ है, ये तो नहीं निकलने वाला, तो फिर तो लाइफ में तो रिस्क टेकिंग अप्रोच होना चाहिए। बिना रिस्क लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक राजस्व अधिकारी के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी और क्या बेहतर करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? हाँ, तो यही होगा कि जो भी लैंड मेजरमेंट जो सिस्टम है, या जो भी फंड्स आ रहे हैं, उनका प्रॉपर एलोकेशन हो, करप्शन कम हो, ये सब मेरी पहली प्रधान प्राथमिक रहेगी। इस दौरान आपने कभी हिम्मत खोई? अगर हाँ है तो उससे कैसे उभरे हैं? हिम्मत तो हर दूसरे दिन खो देती थी, तब बहुत डर लगता था, हर दूसरे दिन लगता था मैं क्या कर रही हूँ, होगा नहीं होगा। पर फिर मैं मतलब आंख बंद करके लगता था कि हाँ पेशेंस रखो। जब और फिर जो जो लोगों का हुआ है, जैसे अपने पापा के बारे में सोचना, या मेरे पड़ोस में एक आईएफएस ऑफिसर रहते हैं, शाहिद आलम नाम है उनका, या जो मेरे सीनियर्स हैं, उन लोगों को देख के मैं बहुत मोटिवेट होती थी, ये नहीं, ये लोगों का भी तो हुआ है, उनकी भी तो बैकग्राउंड स्टोरी काफ़ी मेरे से भी बहुत लोगों की ख़राब स्टोरी रही है। तो मैं उन लोगों को देख देख कर मैंने बहुत मोटिवेशन लिया, और जो निगेटिव चीज़ें हैं उनको मैंने बहुत साइड किया कि इनके बारे में भी मत सोचो, अपने लाइफ के बारे में सोचो, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा अगर तुम कुछ बन जाओगी तो। एजुकेशन पे मैडम, क्या इस क्षेत्र में कुछ आप नया कुछ देना चाहते हैं? इस क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो आप अपने स्तर से कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि इस क्षेत्रों में और कोई लोग आगे आ जाए, खासकर महिलाओं की बात करेंगे तो उसमें आ जाए, इसके लिए कुछ प्लान आपके पास है, कुछ तरह का सोच पाए इस मामले को लेकर? मेरा तो ड्रीम रहा है कि अपने एरिया में एक लाइब्रेरी खोलूं, कि लोग आएँ और पढ़ाई करें, जिनको घर में अगर छोटा सा जिनका घर है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, खास के फीमेल्स, वो आए 5-6 घंटा अपना पढ़े और फिर चले जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कहाँ पर खोलना चाहते हैं मैडम बस इसको? अपने ही एरिया में मैं खोलना चाहती हूँ, मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने जो किया है और जिस बैकग्राउंड से होकर के अपने आप को इस मुकाम पे लाया है, ये काबिल तारीफ़ है। और ख़ास करके लड़कों को तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलता है, उनके लिए बचपन से ही सब अपॉर्चुनिटी है, घर से अपॉर्चुनिटी है, फैमिली से अपॉर्चुनिटी है, सोसाइटी से अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लड़कियों के लिए ख़ास करके मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ, अब मेरे घर में भी, फैमिली में भी, सोसाइटी में भी, कि उनकी अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड होती है। अगर उस अपॉर्चुनिटी में वो पढ़ लिख करके अगर इस मुकाम तक पहुँचे तो काबिल तारीफ़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि माहौल जैसा भी हो, जैसा भी एनवायरनमेंट हो, अगर अंदर से इच्छा स्ट्रांग है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इनकी इच्छा बहुत स्ट्रांग होगी, तभी वो इस लेवल तक पहुंची है। आप लोग कैसे सूचना मिली कि मतलब यहाँ से क्रैक करिए, मतलब सूचना का तंत्र क्या था आपके पास? क्या अखबारों में पढ़े या कोई लोग? नहीं, हमारे मोहल्ले में हुई है क्वालिफाई, तो ये तो खुद ब खुद पता चल जाता है लोगों को, तो हम लोग खुद ब खुद आएंगे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। पांडरपाला जैसे गांव में इस तरह की परीक्षा में सफलता हासिल करना क्या संदेश दे रहा है समाज को? देखिए, परीक्षा कुछ भी हो, इंसान हर तरह की परीक्षा हो रही है। सोसाइटी एक बीपीएससी और यूपीएससी से नहीं बनता है, सोसाइटी हर तरह के एग्ज़ाम्स में जो क्वालिफाई करता है और हर तरह के लोगों से बनता है। एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी चीज़ है। और
और मैं बताऊंगा एक बात कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, रेवेन्यू ऑफिसर बने, लेकिन जहाँ पे भी वो रहें अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग बना करके और सही कदम चलना ही सबसे बड़ी अब चुनौती रहेगी इनके लिए। तो ये आने वाला वक्त और भी इनके लिए कठिनाई भरी रहेगी। मैं दुआ करूंगा और सबको बोलूंगा दुआ कीजिए कि ये सही रास्ते पे चल सकें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रह सके, जैसे अब तक स्ट्रॉन्ग करके अपने इस मुकाम तक पहुंचे, आगे भी इंशाल्लाह मुकाम में और भी कठिनाई आएगी, उसमें स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी इंशाल्लाह। परिचय दे दिए सर हम अपना। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा अब्दुल रहीम हूँ, एसजीएस हॉस्पिटल में आईसीयू इंचार्ज हूँ। सर आपकी बच्ची जो है क्रैक की है बीपीएससी को लेकर, और तमाम तरह का चर्चा आज इसलिए भी है क्योंकि जिस क्षेत्र में आप आते हैं उसको पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और कहा जाता है कि महिलाओं का जो पिछड़ापन जो है मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा इसके जिम्मेदार माने जाते हैं। तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से टेकल किए और क्या क्या समस्याएं जरा बता देते हैं। समस्या तो कुछ नहीं है मेरे पास सामने, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। नहीं, उस समय क्या समस्या आई थी आपको कोई जब पढ़ा समस्या रहे थे नहीं। तो? हम तो अपने पढ़े लिखे थे, वही वाला जो है वही लोग को गाइड किए उसी हिसाब से। और ये लोग पढ़ा लिखा, अपने मेहनत किया तो उसका आज परिणाम देख रहे हैं। कहाँ पोस्टेड थे सर आप? पोस्टिंग अब एक जगह थोड़े था, हम तो 30वीं बैच में बीपीएससी कंप्लीट किए। तो फर्स्ट पोस्टिंग हमारे रात धनबाद में हुई थी, फिर उसके बाद गया सहरसा, सहरसा के बाद फिर सासाराम, सासाराम के बाद फिर हमारे धनबाद, धनबाद के बाद फिर गए रांची, रांची के बाद फिर गए गिरिडीह। इसी तरह से लोहरदगा, लास्ट पोस्टिंग कहाँ थी लास्ट सर? लोहरदगा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के पोस्ट में रिटायर। क्या संदेश देना चाहेंगे जिसके पास संसाधनों की कमी है वैसे परिवार को? संसाधन के लिए कोई ऐसा बात नहीं है। सबको मैंने ऐसा भी नहीं आता है, मेरे हम भी कोई बहुत बड़ा अच्छे फैमिली से नहीं थे। मैंने पुलिस में भी पढ़े थे, अपना ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे और अपना पढ़ते भी थे, और उसी में अपने बीपीएससी कंप्लीट किए। क्या नाम हो सर आपका? मजीद अहमद। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इनको कि इन्होंने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया और इस मुकाम तक पहुँची। साथ ही साथ इनके मम्मी पापा को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह का परवरिश दिया कि आज वो इस मुकाम पर हैं। जहाँ तक जानकारी का सवाल है तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन रियासत साहब का फ़ोन आया कि आपके मोहल्ले से एक लड़की ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। तो मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ। फिर मैंने पूछा भाई कहाँ हैं, कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही एक ये है, अगर मौका मिले तो आप तशरीफ़ लाइए। और इस तरह से मुझे ये जानकारी मिली और मैं यहाँ तक पहुँचा। होता क्या है कि एक दूसरे को देखकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और लोगों के अंदर ये होना भी चाहिए। हमारे समाज, स्पेशली जो हमारा मुस्लिम समाज या पिछड़ा इलाका जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ एजुकेशन की कमी है, अच्छे इंस्टीट्यूट की कमी है, कोई बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है, बहुत अच्छे टीचर नहीं हैं, या कहीं कहीं गार्जियन भी बहुत पढ़े लिखे नहीं है जो अपने बच्चों को इस तरह का कुछ बता सके कि आपको किस तरह से और कहाँ कैसे आगे बढ़ना है। तो इस तरह की कठिनाइयाँ तो हमारे समाज में है ही, लेकिन वैसे लोगों के लिए इन लोगों का यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक मायने रखता है और उनके लिए एक राह हमवार करता है। तो परिचय दे दिया सर। डॉक्टर मासूम आलम, मेडिकल अफसर, सदर अस्पताल धनबाद।